operated by the sorry both these programs and initiatives are being operated by the PMDU PM office Islamabad. मैं यहाँ डिप्टी सेक्रेटरी के तौर पर चीफ सेक्रेटरी ऑफिस चूंकि पूरे प्रोविंस को मॉनिटर और सुपरवाइज करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिवली एंड एग्जीक्यूटिवली, तो चीफ सेक्रेटरी साहब के बिहाफ पे जो चीफ सेक्रेटरी साहब का डैशबोर्ड है, उस डैशबोर्ड को ऑपरेशनल लेवल पे मैं देख रहा हूँ और इंस्ट्रक्शंस लेवल पे, डायरेक्शंस लेवल पे चीफ सेक्रेटरी साहब की तरफ से जो डायरेक्शन आती है या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जो डायरेक्शन आती है सिटीजन पोर्टल के हवाले से, उसको ऑपरेशनल लेवल पे आई एम द रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर फॉर दिस। तो आज आपका इसमें जो पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल है, इसके बारे में एक इंट्रोडक्टरी सेंटेंस मैं आपसे ये शेयर कर लूं कि एनी गवर्नमेंट, ये किसी एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव नहीं है, दिस इज एन इनिशिएटिव ऑफ एवरी गवर्नमेंट। कंप्लेंट रेजोल्यूशन, कंप्लेंट रिड्रेसल, रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंस, ये हर हुकूमत का पहली प्रायोरिटी होती है कि अवाम के जो मसाइल हैं उनको प्रायोरिटी पे हल किया जाए और बेहतरीन तरीके से उसको हल किया जाए। तो ये फिर इस लिहाज से दिस इज एन इनिशिएटिव ओन्ड बाय एनी गवर्नमेंट। लेकिन इसमें एक ड्रास्टिक चेंज आई पिछले दौरे हुकूमत में, जब इमरान खान साहब थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने इसको ज्यादा इसके ऊपर तवज्जो दी, सिटीजन पोर्टल के ऊपर आईटी की तरफ इसको कन्वर्ट किया। सिटीजन्स के लिए एक ऐप बना दी गई कि वो अपने आप को इसके ऊपर रजिस्टर करें, और उनके लिए, अवाम के लिए या सिटीजन्स के लिए जो इस सिस्टम को यूज करते हुए कंप्लेंट लॉन्च करना चाहते हैं सिस्टम पर, उनके लिए एक सिटीजन्स गाइडलाइंस मैनुअल उन्होंने इवॉल्व किया। और अगर आप रजिस्टर करें अपने आप को इस ऐप पर, सिटीजन पाकिस्तान पीसीपी ऐप पर अगर आप अपने आप को रजिस्टर करें तो वो सारी इंफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप आपके सामने आ जाएगी, और सिटीजन गाइडलाइंस मैनुअल जो है वो भी आपके लिए अवेलेबल होगा जब आप रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस से गुजरेंगे। इसी तरह से इसके पैरेलल उन्होंने एक और यूजर्स गाइडलाइन मैनुअल किया डेवलप, और वो हमारे हवाले किया। हमारे हवाले से मुराद जो डैशबोर्ड हैंडलर हैं। पंजाब में इस वक्त मोर देन 3000 डैशबोर्ड्स हैं जो सिटीजन पोर्टल से रिलेटेड हैं, और जिसके ऊपर अवाम जो उनके डैशबोर्ड पे जो कंप्लेंट आती है वो उसको एड्रेस कर रहे हैं, रिड्रेस कर रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं। और ये सारी चीजें इसलिए कर रहे हैं कि उसमें ये सारे ऑप्शंस हैं कि एक कंप्लेंट अगर आती है, वो सपोज मेरे डैशबोर्ड पे आ जाती है वो कंप्लेंट, मैं उस कंप्लेंट को एनालाइज करता हूँ। एनालाइज करने के बाद मुझे पता चलता है कि ये कंप्लेंट जो है ये मेरे डैशबोर्ड से रिलेट नहीं करती, दिस डज नॉट रिलेट टू माय ऑफिस एक्चुअली, तो ये तो लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से रिलेट करती है। तो मैं सबसे पहला उसका काम फिर ये करता हूँ कि उसको वापस भेजने की बजाय, पीएमडीयू को वापस भेजने की बजाय या सिटीजन को कुछ कहने की बजाय कि जी आप प्रॉपर चैनल पे जाएं, प्रॉपर फोरम पे जाएं, वो मेरे पास ये ऑप्शन है और ये मेरी ड्यूटी है कि मैं उस कंप्लेंट को पीएमडीयू पीएम ऑफिस को रेफर बैक करने की बजाय या सिटीजन को ये कहने की बजाय, गाइड करने की बजाय कि जी आप लोकल गवर्नमेंट के डैशबोर्ड पे जाएं, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में है कि मैं उस कंप्लेंट को लोकल गवर्नमेंट के डैशबोर्ड को आगे फॉरवर्ड कर देता हूं। और ये जो मेरा ये जो फॉरवर्ड करने का प्रोसेस है, सिटीजन इसको देख रहा है कि मेरी कंप्लेंट चीफ सेक्रेटरी कंप्लेंट सिटीजन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में गई है, सिटीजन पोर्टल पे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने चीफ सेक्रेटरी के डैशबोर्ड को असाइन की है, चीफ सेक्रेटरी के डैशबोर्ड पर इस कंप्लेंट को उन्होंने लोकल गवर्नमेंट को आगे फॉरवर्ड कर दिया है। ये सारा प्रोसेस ट्रांसपेरेंसी के पर्पज से, शफाफियत के लिहाज से सिटीजन इसको स्टेप बाय स्टेप देख रहा है कि मेरी जो कंप्लेंट मैंने जो लॉन्च की थी वो कितने दिन बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में गई है, और चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से कितने दिन के बाद वो आगे लोकल गवर्नमेंट को गई है। ये सारा प्रोसेस वो देख रहा है, और इसकी टाइमलाइन यूजर्स गाइडलाइन मैनुअल में हमें इसकी गाइडलाइंस मुयस्सर हैं, इंस्ट्रक्शंस हमारे पास मौजूद हैं
कि अगर आपके डैशबोर्ड पे कोई इररेलेवेंट कंप्लेंट आ जाती है तो आपने उसको कितनी जल्दी और कितने टाइम फ्रेम में उस कंप्लेंट को आगे फॉरवर्ड करना है। तो इस वक्त सिटीजन पोर्टल के हवाले से अनदर इंपॉर्टेंट चीज ये कि मैं आपको बता दूं, इस वक्त सिर्फ जो प्रोविंस ऑफ पंजाब है इसमें 16,58,000 से ज्यादा कंप्लेंट्स इस पूरे पंजाब में अब तक लॉन्च हुई हैं, जब से सिटीजन पोर्टल ने बाकायदा ये काम शुरू किया है ऐप के डेवलप होने के बाद। उनमें से 16 लाख के करीब कंप्लेंट्स जो हैं वो रिजॉल्व हुई हैं। उन कंप्लेंट की रेजोल्यूशन के बाद ये सिटीजन पोर्टल का डैशबोर्ड आपके सामने आ गया है। तो टोटल जो कंप्लेंट्स अभी तक लॉन्च हुई हैं इस सिस्टम पर वो है 16,24,442। उसके बाद अगला आपको वो नजर आ रहा है एक बार जिसमें है कि 11,578 11,578 कंप्लेंट्स न्यू कंप्लेंट्स हैं। इन न्यू कंप्लेंट से मुराद ये है, टेक्निकली मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये वो कंप्लेंट्स हैं जो हमारे मोर देन 3,000 डैशबोर्ड्स पे पीएमडीयू पीएम ऑफिस से आई हैं, लेकिन इन कंप्लेंट्स को अभी हमारे डैशबोर्ड हैंडलर्स ने आगे इनको खोला नहीं है। खोल के अगर उन्होंने खुद रिजॉल्व करनी है उनके उनसे मुतलका है या उन्होंने आगे किसी को फॉरवर्ड करनी है तो फॉरवर्ड नहीं की, यानी उन्होंने अभी इन कंप्लेंट्स को खोला नहीं है। इसलिए ये न्यू कंप्लेंट कैटेगरी है जिनको अभी तक आपने खोला नहीं है। उसके बाद हमारे पास आती है इन प्रोग्रेस कंप्लेंट्स। इन प्रोग्रेस कंप्लेंट्स वो होती हैं, वो कंप्लेंट आपके पास आई है वो आपसे रिलेट करती है या नहीं करती, लेकिन आपने कंप्लेंट को खोल लिया है तो ये इन प्रोग्रेस में आ जाएगी या इन प्रोसेस में आ जाएगी टेक्निकली, कि आपने अपना डैशबोर्ड खोला है, डैशबोर्ड खोल के आपने देखा है, उस कंप्लेंट को आपने खोल लिया है। अभी आपने फॉरवर्ड चाहे नहीं भी किया, लेकिन अगर आपने कंप्लेंट को सिर्फ खोल लिया है तो वो इन प्रोसेस कैटेगरी में, न्यू से निकल के वो इन प्रोसेस कंप्लेंट कैटेगरी में वो कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट है रिजॉल्व्ड कंप्लेंट्स। 16,24,442 कंप्लेंट्स में से सूबा पंजाब में 16,08,171 कंप्लेंट्स रिजॉल्व हो चुकी है। तो हमारा जो रेजोल्यूशन रेट है वो ऑलमोस्ट 99% है, एन एक्सीलेंट रेजोल्यूशन रेट टू द एक्सटेंट ऑफ प्रोविंस ऑफ पंजाब। उसके बाद अगली कैटेगरी है वो है एस्केलेटेड कंप्लेंट्स। एस्केलेटेड कंप्लेंट्स वो होती हैं, यूजर्स गाइडलाइन मैनुअल में ये चीज प्रोवाइड की गई है कि जो कंप्लेंट एक डैशबोर्ड पर 20 दिन तक रहती है वो रिजॉल्व नहीं होती, उसके ऊपर कोई आप उसका जवाब नहीं देते हाँ या ना में, क्योंकि कंप्लेंट का रेजोल्यूशन नॉट नेसेसरीली कि आप कंप्लेंट को इस तरीके से आपने उसी को रिजॉल्व शुमार किया जाएगा कि जो सिटीजन की ख्वाहिश के मुताबिक या उसकी जरूरत के मुताबिक रिजॉल्व हुई है। नो, नॉट एट ऑल। समटाइम्स इस तरह की कंप्लेंट्स होती हैं जो फॉर द टाइम बीइंग या परमानेंटली किसी रूल्स एंड रेगुलेशन में कवर नहीं होती, कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं। वो जो हमारा एग्जिस्टिंग फ्रेम ऑफ रूल्स है, सेट ऑफ रूल्स हैं, उनमें वो कवर ही नहीं हो रही, उनको लीगल, तो आपके पास ना करने के अलावा, रिफ्यूज करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। तो अगर आप ना कर देते हैं तो ये भी रेजोल्यूशन है। ये ना करना या हाँ करना, दोनों सूरतों में आप जो कंप्लेंट को जब आप क्लोज करते हैं, सम टाइम रिजॉल्व करके करते हैं, सम टाइम रिफ्यूज करके करते हैं। जब कंप्लेंट वो क्लोज हो जाती है तो वो रिजॉल्व कंप्लेंट होती है। और ये जो रिजॉल्व कंप्लेंट है इसमें जब अगर 20 दिन तक ये स्टेटस उसको मुयस्सर ना हो कि आपने ना हाँ की है ना की है, तो वो फिर ऑटोमेटिकली 20 दिन के बाद एस्केलेटेड कैटेगरी में चली जाती है। उसके बाद है सुपर, ये 770 है। 770 इसकी फिगर इज नॉट टू मच। उसकी वजह यह है कि 3,000 से ज्यादा डैशबोर्ड्स की ये एस्केलेटेड कंप्लेंट्स हैं, लेकिन इसके बावजूद इसका ये मतलब नहीं होता है कि चूंकि 770 हैं और हमारे डैशबोर्ड 3,000 हैं तो ये पड़ी रहें। नो, ये फिगर ऊपर नीचे होती रहती है, साथ साथ रिजॉल्व होती रहती हैं। कुछ नई कंप्लेंट्स ऐसी होती हैं जिनका वो टाइम पीरियड पूरा हो जाता है तो वो फिर एस्केलेटेड कैटेगरी में चली जाती हैं। तो ये फिगर इस लिहाज से है। नेक्स्ट है सुपर एस्केलेटेड कंप्लेंट्स। सुपर एस्केलेटेड कंप्लेंट्स वो हैं
यानी ये एस्केलेटेड कैटेगरी में कंप्लेंट 20 दिन के बाद या जब 21वां दिन शुरू होता है तो वो कंप्लेंट एस्केलेटेड कैटेगरी में चली जाती है, और उस अगले 20 दिन फिर वो एस्केलेटेड कैटेगरी में रहती है अगर वो रिजॉल्व ना हो तो। उसके बाद फिर अगर वो उसको 41st डे शुरू हो जाए उसी कंप्लेंट को, तो 40 दिन के बाद फिर उसका जो 41st डे है वो उसकी सुपर एस्केलेटेड कैटेगरी का पहला दिन है, तो फिर वो कंप्लेंट सुपर एस्केलेटेड कैटेगरी में चली जाती है। नेक्स्ट है रिव्यू कंप्लेंट्स। रिव्यू कंप्लेंट्स वो होती हैं कि ये इसके ऊपर आपने अपनी तरफ से कंप्लेंट को क्लोज कर दिया है, रिजॉल्व करके अपनी तरफ से आपने कंप्लेंट को रिजॉल्व कर दिया है, तो इसके ऊपर सिटीजन आपकी उस क्लोजिंग से मुतमिन नहीं होता। सिटीजन ये कहता है कि मेरी कंप्लेंट जो है उसको रॉन्गली क्लोज किया गया है, ऐसा नहीं है, ये पॉलिसी से हटके है, इसने इस कंप्लेंट को रिजॉल्व करने में मुतलका डैशबोर्ड हैंडलर ने रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया, या मेरी कंप्लेंट का सबस्टांस कुछ और है, इन्होंने किसी और कैटेगरी में डाल के उसको रिजॉल्व कर दिया है, तो वो उसके ऊपर फिर वो जो मुतलका सिटीजन है जिसने कंप्लेंट लॉन्च की होती है उसकी तरफ से फिर रिक्वेस्ट आती है कि ये इन कंप्लेंट मेरी कंप्लेंट को ये जो आपने ड्रॉ इसको किया है, क्लोज किया है, इसको रिव्यू किया जाए। तो ये इस कैटेगरी में हमारी 24 कंप्लेंट्स हैं। ये प्रोविंशियल डैशबोर्ड की एक तस्वीर है जो आपके सामने नजर आ रही है। ये हैं उसकी टेक्निकलिटीज, मेन टेक्निकलिटीज के कंप्लेंट क्या है, न्यू कंप्लेंट किसे कहते हैं, इन प्रोसेस कंप्लेंट क्या है, रिजॉल्व्ड कंप्लेंट्स क्या है, एस्केलेटेड कंप्लेंट्स क्या है, सुपर एस्केलेटेड कंप्लेंट्स क्या है, और रिव्यू कंप्लेंट्स क्या है। ये हैं कैटेगरीज। उसके बाद नेक्स्ट है स्लाइड पे आप देखते हैं ये फीडबैक है। ये फीडबैक वो जो 16 लाख कंप्लेंट्स हमने रिजॉल्व की हैं सूबा पंजाब में हमारे ऑल डैशबोर्ड हैंडलर्स ने, उनमें एक ये उनके अगेंस्ट 9,29,126 ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का डाटा है। उन्होंने हमारी रिजॉल्व्ड कंप्लेंट में से 9,29,29,000 कंप्लेंट्स के अगेंस्ट जो सिटीजन का फीडबैक है इसको उन्होंने चेक किया है, एनालाइज किया है पीएम ऑफिस ने, और उसको जब उन्होंने एनालाइज किया तो 9,29,000 में से 4,34,000 जो है उन्होंने अपनी सेटिस्फेक्शन का इजहार किया है रेजोल्यूशन पर, उसके उनकी ट्रीटमेंट पर बाई एनी मीन्स, और जो 4,94,000 हैं ये बनता है तकरीबन 53%, तो उन्होंने कहा उन्होंने अपनी डिससेटिस्फेक्शन का इजहार किया है। दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर ऑल द डैशबोर्ड हैंडलर्स इन द प्रोविंस कि हमारा रेजोल्यूशन रेट 99% है, उस 99% रेट के अगेंस्ट हमारा जो सेटिस्फेक्शन रेट है वो है 46.8%। इसकी बहुत सारी वजूहत हैं कि ये सेटिस्फेक्शन रेट कम क्यों है, और जो सिटीजन या कंप्लेनेंट अनसेटिस्फाइड हैं हमारी वर्किंग से या अपने कंप्लेंट रेजोल्यूशन से, उसकी क्या वजह है, ये मैं ये पहले प्रेजेंटेशन मुकम्मल करके आपको इसका एक ओवरव्यू देके उसके बाद फिर मैं आपसे वन बाय वन आपका इनपुट भी लूंगा, आपके सवाल भी इनवाइट करूंगा, और फिर इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इन चीजों को हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं और इनको एड्रेस करने का क्या तरीका है, ये क्या जो ये जो सेटिस्फेक्शन लेवल है इसको क्या हम इम्प्रूव कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, और वो कौन से जगह हैं, वो कौन से मकामात हैं कंप्लेंट रेजोल्यूशन में कि हम अपनी तमाम तर कोशिश के बावजूद यहाँ सेटिस्फेक्शन रेट को इम्प्रूव नहीं कर सकते, ऐसी ये चीजें भी अंडर डिस्कशन आएंगी। ये हैं ऐसी चीजें, एक दो फैक्टर ऐसे हैं कि बाय एनी मीन्स हम 100% इसका अचीव करना जो है ना दैट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ये फीचर्स हैं पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल के। मेन फीचर्स ये हैं कि इनका पर्पस क्या था, प्राइमरीली पर्पस क्या है सिटीजन पर्सपेक्टिव के हिसाब से कि अवाम ज्यादा से ज्यादा इस पोर्टल को यूज करें, इस ऐप को यूज करें, तो उनको इंसेंटिव क्या दिया गया था कि उनकी राय जो है, उनकी ओपिनियन जो है, उनकी कंप्लेंट्स जो हैं, उनकी हुकूमत के लिए क्या अहमियत है, इसका आइडियली
और थ्योरेटिकली उसका आइडिया ये है। अब प्रैक्टिकली हम इसको किस हद तक अचीव कर पाए हैं या कर रहे हैं या करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, ये फिर मैं ये आपसे जब इंटरेक्टिव सेशन होगा इस प्रेजेंटेशन के बाद, तो उसमें इंशाल्लाह ये भी अंडर डिस्कशन आएगा कि इसको हमने किस हद तक अचीव किया है। ये एक नजर देख लें, आपके सामने है। मेरे ख्याल रिपीट करने की शायद जरूरत ना हो कि ये सिटीजन पर्सपेक्टिव है कि लोगों को इसमें ये एक इंसेंटिव दिया गया है कि आपकी राय जो सिटीजन पोर्टल के जरिए से हुकूमती इदारों को मिलेगी, मौसूल होगी, उसको हुकूमती इदारे पॉलिसी मेकिंग लेवल पर कैसे यूज करेंगे, अपनी सर्विस डिलीवरी को कैसे बेहतर करेंगे, ये बेसिकली वो इंसेंटिव हैं जो सिटीजन्स को दिए गए हैं। ये काइंडली आप जरा एक नजर देखें इसे कि सिटीजन एम्पावरमेंट है। लोगों को ये पता चले कि अगर हम पोर्टल यूज करते हैं तो हमारी कोई अहमियत है, हमारी राय की कोई कदर है, इसको गवर्नमेंट में वेटेज दिया जा रहा है और इसकी वजह से यानी लोगों के फीडबैक को एक वो अकाउंटेबिलिटी टूल के तौर पर भी यूज करने का गवर्नमेंट में वो है कि आपने मानो फॉर एग्जांपल कि आपने कंप्लेंट को रिजॉल्व कर दिया है, सिटीजन ने उस रेजोल्यूशन को पसंद नहीं किया और उसके ऊपर रिव्यू रिक्वेस्ट भेज दी है, तो आपको अपने वो जो आपने जिस तरीके से कंप्लेंट को हैंडल किया था, जिस तरीके से उसको रिजॉल्व किया है, जब सिटीजन का उसके ऊपर अनसेटिस्फाइड कैटेगरी में फीडबैक आया है, तो आपको दोबारा से रीविजिट करने का मौका मिला है। अपने आप को खुद भी आप अकाउंटेबिलिटी वाले मोड में चले गए हैं कि सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करें कि किधर आपसे खामी रह गई है, शहरी ने इसके ऊपर डिससेटिस्फैक्शन का इजहार क्यों किया है। और जो बंदा डैशबोर्ड हैंडलर है, सपोज वो असिस्टेंट कमिश्नर है, तो जब वो उसके डिप्टी कमिश्नर को ये पता चलता है कि इसके ऊपर सेटिस्फैक्शन का इजहार नहीं किया गया, तो फिर वो अपने से ऊपर वाले टीयर के आगे भी अकाउंटेबल वो होल्ड होता है। यानी सिटीजन के 3 किस्म की अकाउंटेबिलिटी फिर इससे जनरेट होती है। एक तो वो अकाउंटेबल हो गया उस शहरी को जिसने डिससेटिस्फैक्शन का इजहार किया। दूसरा वो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का इसमें वो एलिमेंट ऐड हो गया कि मैं आप इंसान को खुद अपने काम को रिव्यू करने का रिविजिट करने का वो अपॉर्चुनिटी देती है कि मेरे से कहाँ खामी रह गई है, कौन सी डेफिशिएंसी है, इसने किस चीज को पॉइंट आउट किया है कि जो इसने डिससेटिस्फैक्शन का इजहार किया है। और तीसरा लेवल इसका अकाउंटेबिलिटी का फिर जो हमारा ऊपर वाला टियर है, मतलब डिप्टी सेक्रेटरी अगर है तो उससे ऊपर एडिशनल सेक्रेटरी का टियर है, एडिशनल सेक्रेटरी है तो उससे ऊपर वाला टियर फिर सेक्रेटरी साहब का टियर है। सेक्रेटरी साहब के लेवल पे, डिपार्टमेंट के लेवल पे अगर वो डिससेटिस्फैक्शन है तो फिर उसके ऊपर वाला टियर पंजाब में चीफ सेक्रेटरी का लेवल है। तो इस हवाले से ये अकाउंटेबिलिटी के टूल पर यूज होता है सिटीजन का जो फीडबैक है। नेक्स्ट है फ्री रजिस्ट्रेशन। ये भी एक इंसेंटिव है, इसका कोई इसके कुछ चार्जेस नहीं है। आप जस्ट ऐप खोल लें, वो सर्टेन इन्फॉर्मेशन आपसे मांगेंगे तो आप उसके ऊपर रजिस्टर हो जाएंगे। इस वक्त सूबा पंजाब में जो टोटल तादाद है रजिस्टर्ड सिटीजन्स की ऑन ऑन दिस पोर्टल, वो मोर देन 22 लाख है, मोर देन 22 लाख। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि 22 लाख ने उसके ऊपर कंप्लेंट्स भी की हों, क्योंकि कंप्लेंट्स का नंबर कम है। हमारे रजिस्टर्ड सिटीजन जो हैं वो पंजाब के वो 22 लाख हैं, वो ज्यादा है। नेक्स्ट है क्रिएशन ऑफ अ लॉन्ग लास्टिंग अकाउंट विद गवर्नमेंट्स अथॉरिटीज। ये एक इंटरेक्शन का मौका है। ये पोर्टल जो है ये अवाम को डायरेक्ट जो गवर्नमेंट मशीनरी है, डिफरेंट अथॉरिटीज हैं एट डिफरेंट लेवल, उनके साथ ये डायरेक्ट एक्सेस का इस लिहाज से मौका देते हैं कि ये पोर्टल मौका फराहम करता है। उनको पता चलता है कि एसी लेवल पे कंप्लेंट के साथ क्या हो रहा है, डीसी लेवल पे क्या हो रहा है, कमिश्नर लेवल पे क्या हो रहा है। तो उसको एक सिटीजन को ये हर ऑफिस ऑफिस के लेवल पर, हर टीयर के लेवल पर, हायरार्किकल जो है हमारा गवर्नमेंट का सिस्टम, उसमें उसको हर टीयर पे ये पता चलता है कि मेरी कंप्लेंट किस डैशबोर्ड पे किस तरीके से हैंडल की जा रही है। तो ये उसका एक इंटर, अगर वो किसी लेवल सिटीजन को ये भी उसमें एक्सेस है कि अगर वो ये समझता है कि मेरी कंप्लेंट मतलब ऑल्दो वो इन प्रोसेस कैटेगरी में है, उसके ऊपर काम हो रहा है, लेकिन वो ये समझता है कि एसी का जो डैशबोर्ड है उस पर मेरी कंप्लेंट को मिस हैंडल किया जा रहा है, तो वो सिटीजन उसके रेजोल्यूशन के दरमियान भी इंटरवीन कर सकता है कि मेरी कंप्लेंट को रॉन्ग तरीके से जो है वो हैंडल किया जा रहा है, मेरा पर्पस ये नहीं है या मेरी कंप्लेंट का सबस्टेंस ये नहीं है जिस तरीके से इसको हैंडल किया जा रहा है। तो काइंडली ये एसी के लेवल पर, ये एसी के जो डैशबोर्ड पर है, ये मेरी कंप्लेंट बेसिकली ये लोकल गवर्नमेंट से रिलेट करती है
ये जिला काउंसिल को जानी चाहिए। तो ये फैसिलिटी भी उस सिटीजन को या कंप्लेनेंट को हासिल है कि वो कंप्लेंट के रेजोल्यूशन के प्रोसेस के दौरान भी इंटरवीन कर सकता है। नेक्स्ट है जी डायरेक्ट इंटरेक्शन एंड कनेक्टिविटी विद द कंसर्न्ड ऑफिस ऑफिसर्स विदाउट एनी मोबिलिटी अंटिल रिक्वायर्ड। एनी मोबिलिटी से मुराद ये है कि उसको जब ये पता चलेगा कि मेरी कंप्लेंट सपोज डीसी लाहौर के डैशबोर्ड पे है और उनसे रिलेट करती, तो उसको डीसी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है। वो डीसी ऑफिस का नंबर कहीं से भी लेकर या सिटीजन पोर्टल पर अगर उन्होंने अपलोड किया हुआ है अपने दफ्तर का नंबर, तो वहां से वो नंबर लेकर डायरेक्टली फोन पे उनके साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। नो रेफरेंस फ्रॉम पब्लिक सर्वेंट्स और रिप्रेजेंटेटिव्स रिक्वायर्ड टू पुट फॉरवर्ड अ केस। इसके लिए किसी सिफारिश की जरूरत नहीं है, जस्ट ओपन योर ऐप, कंप्लेंट दर्ज करें जो भी है आपकी। तो इसमें उसको ये भी किसी रेफरेंस की भी इस लिहाज से जरूरत नहीं है। रेगुलर अपडेट एंड रियल टाइम ट्रैकिंग रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ कंप्लेंट्स। ये वो बात जो मैंने आज शुरू में कही थी कि कंप्लेनेंट या सिटीजन जो है उसको हर स्टेप पे ये पता चल रहा है कि मेरी कंप्लेंट कहाँ है, उसके साथ क्या हो रहा है। तो ये रियल टाइम ट्रैकिंग वो कर रहा है साथ साथ। जिधर कहीं भी उसको वो कंप्लेंट की रेजोल्यूशन के दौरान ये महसूस करता है कि इसका ट्रैक अब गलत हो गया है, ये गलत साइड पे जा रही है, तो इंटरवीन करने की फैसिलिटी उसको हासिल है। नेक्स्ट है नो टाइमिंग बार ऑन कंप्लेंट लॉजिंग केस सबमिशन। इसके ये नहीं है कि वो इतने टाइम से इतने टाइम के दरमियान कंप्लेंट, एनी टाइम, रात को भी कर सकता है, दिन को भी कर सकता है, जब उसका दिल चाहे। ये इंसेंटिव है सिटीजन के लिए। ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव इसका क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव ये है कि जब सिटीजन हम डैशबोर्ड हैंडलर होते हैं, वो अपने एक महदूद दायरा में एक सेट ऑफ रूल्स में चूंकि काम कर रहे होते हैं, दिन रात उनका उस हिसाब से काम करने का एक वो उनकी बैकग्राउंड होती है, तो वो आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन जो है वो उनको आमतौर पर नजर नहीं आता। तो सम टाइम ये होता है कि सिटीजन जो जिसको हम कहते हैं ना जरूरतमंद दीवाना होता है, गरजमंद दीवाना, उसको हमसे भी ज्यादा पता होता है रूल। सम टाइम उसको नहीं पता होता, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जिस बंदे का इशू होता है, क्योंकि उसका उसके साथ मुफाद जुड़ा हुआ होता है, तो उसकी इंटरेस्ट उसमें ज्यादा होती है। वो मुतलका रूल्स एंड रेगुलेशन को भी देखता है। तो जब और जो हम डैशबोर्ड हैंडलर होते हैं, हम चीजों को उस तरीके से, क्योंकि हमारी सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं होती अनफॉर्चुनेटली, जो कि होनी चाहिए, आइडियली होनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली चूंकि हमारी सेंस ऑफ ओनरशिप है नहीं, वी मस्ट एडमिट दिस फैक्ट। अगर हम इसको एडमिट कर लें तो हमारा वो जो सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन का लेवल ऊपर नीचे होता है ना, उसमें भी फर्क पड़ जाता है फिर। तो ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव से इसका फायदा ये होता है कि सिटीजन सम टाइम फिर पॉइंट आउट करता है कि नहीं जी, फलां रूल के जरिए से आप इसको ऐसे कर सकते हैं, फलां रूल के जरिए से आप इसको ऐसे कर सकते हैं। वो आपको प्रेसिडेंट भी दे सकता है कि इस सिमिलर केस में फलां डिपार्टमेंट ने ऐसा किया है। तो सम टाइम वो हमें उसका पता होता है, सम टाइम हमें पता नहीं होता, लेकिन उसके रियलाइज करवाने पर, क्योंकि वो भी फिर सिस्टम का हिस्सा बनता है सॉरी, तो उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वो पीएम ऑफिस और ऊपर वाले टीयर देख रहे होते हैं कि जिस डैशबोर्ड पे कंप्लेंट को रिजॉल्व किया जा रहा है, उसमें सिटीजन ने ये फीडबैक दिया है, फला फला रूल का हवाला दिया है, लेकिन हमारा जो ऑफिसर है वो अभी भी उसको मान नहीं रहा। तो फिर ऊपर वाले टीयर भी उसमें इंटरवीन कर देते हैं कि भाई वो सिटीजन ठीक कह रहा है आप उसकी बात सुने, इसको फला फला रूल की रोशनी में देखें। तो इस तरीके से ये ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव में हमारा होराइजन जो है वो सिटीजन के इंटरवेंशन से ब्रॉड होता है। हमें पता चलता है कि ये हम ठीक है, बिल्कुल हम इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं। इसका एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव ये भी होता है, जो कि यूजर्स गाइडलाइन मैनुअल हमें प्रोवाइड करता है कि सिटीजन का फीडबैक हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो समटाइम क्योंकि इसमें सिटीजन को सजेशन का भी ऑप्शन है उसके पास, कि वो हमारे एग्जिस्टिंग सेट ऑफ रूल्स को, रेगुलेशंस को और डिलीवरी सिस्टम में बेहतरी के लिए भी तजावीज दे सकता है। तो समटाइम जब हम उसको इस बात पे मुतमिन कर लें कि मौजूदा रूल्स एंड रेगुलेशन में हम आपके इशू को रिजॉल्व नहीं कर सकते, तो वो फिर उसके ऊपर सजेशन देता है कि अगर आप इसको ऐसे कर लें और रूल में इस तरह तब्दीली कर लें। तो इस तरीके से कुछ रूल्स में हमने तब्दीली गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने भी की है सिटीजन के फीडबैक की रोशनी में।
तो दिस इज इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव के हवाले से कि शहरियों का जो इनपुट है वो हमें सर्विस डिलीवरी सिस्टम में बेहतरी लाने के में वो हमारा गवर्नमेंट मशीनरी का सर मुआवन और यहाँ पर एक सवाल आता है। जी प्लीज। सर सवाल ये है कि अगर रिलीफ ग्रांटेड कर देती है, यानी कि डैशबोर्ड या जो भी महकमा है वो उसको रिलीफ ग्रांटेड कर देता है उस कंप्लेंट को, तो क्या उसके बाद भी वो बता सकता है कि यानी कि एविडेंस वगैरह लगा सकता है? मेरे ख्याल से उसके बाद वो ऑप्शन नहीं आती कोई उसको दोबारा चलाने के लिए। ये जो वो फिर उसको वो रिव्यू करने का उसके पास ऑप्शन है ना। जी सर वो तो है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। रिव्यू करने का ऑप्शन है। दूसरा एक इसमें एक और ऑप्शन है, अगर आपने रिलीफ ग्रांट करके कंप्लेंट को क्लोज कर दिया है तो फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इसको रीओपन कर सकता है सिटीजन के फीडबैक को सामने देखते हुए कि सर उसका दुरानिया उसने इतना लंबा है, वो तकरीबन 1-2 महीने लग जाते हैं तकरीबन ऐसे करने में। परफेक्शन इज नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। अगर हम ये ना करें और वो उसमें वो रैंडमली करते हैं ये भी हो सकता है कि वो आपकी जो कंप्लेंट जिसको आपने रिलीफ ग्रांट करके क्लोज किया है ये भी मुमकिन है कि उसकी बारी ना आए, ये पॉसिबल है। लेकिन अगर सिटीजन आपसे कोऑर्डिनेट कर लेता है, आपसे कांटेक्ट कर लेता है कि जी ये आपने ऐसा किया है, अगर वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से पीएमडीयू से रीओपन नहीं भी होती, अगर शायद मुतलका कंप्लेनेंट आपसे राब्ता कर लेता है तो फिर आप उसको कंप्लेंट को रीओपन कर सकते हैं, आप खुद उसको रीओपन कर सकते हैं। ये हर डैशबोर्ड हैंडलर के पास रिलीफ ग्रांटेड के बाद भी ऑप्शन है। जी सर ठीक हो हाँ टेक्निकली ये ऑप्शन आपके पास मौजूद है कि आपने रिलीफ ग्रांट करके कंप्लेंट को क्लोज कर दिया है, लेकिन एट सम लेटर पॉइंट ऑफ टाइम आपको खुद इसका एहसास हुआ कि नहीं ये डॉक्यूमेंट उसको भेजने चाहिए थे मुझे साथ, या कंप्लेनेंट ने आपसे कोऑर्डिनेट करके तो उसने इस चीज को हाईलाइट किया है कि सर वो कंप्लेंट तो आपने कर दी है, मैं ठीक है मुतमईन भी हूँ, लेकिन इसमें ये चीजें अभी भी जो है वो क्लैरिटी डिमांड कर रही हैं, तो आपके पास ऑप्शन है, डैशबोर्ड हैंडलर के बस पास वो ऑप्शन है कि वो उसमें उसको ये तो रीओपन है, कर लेकिन सकता है। उसमें दुरानिया जो है ना वो बहुत ज्यादा है, वो तकरीबन 1-2 महीने गुजर जाते हैं, उसके बाद जाके कहीं दोबारा फिर रिप्लाई आता है जब पीएम ऑफिस वाले उसको। ये 16 लाख कंप्लेंट अगर वो दुरानियां कम ना हो तो फिर आप वो जो कंप्लेंट हुई हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल देखें ना वो 46% है। अगर आप ये दुरानियां लंबा नहीं करते तो फिर आप वो जो कंप्लेंट से रिजॉल्व हो चुकी हैं आप फिर उन्हीं के इर्द गिर्द ही घूमते रहेंगे। तो इसलिए यूजर्स गाइडलाइन जो मैनुअल है ना, इसका एक जवाब एक तो ये है कि ये दुरानियां लंबा क्यों है, दूसरा इसका जवाब ये है कि ये जो यूजर्स गाइडलाइन मैनुअल है जो डैशबोर्ड हैंडलर के लिए सर्कुलेट किया गया है, उसको अगर आप एक दफा गो थ्रू कर ले तो आपके बहुत सारे सवालों का जवाब उसमें से मिल जाएगा, और आपके इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जवाब ये है कि यूजर्स गाइडलाइन मैनुअल को अगर आप मेटिकुलसली फॉलो कर लें, मेटिकुलसली आप उसको एक दो दफा पढ़ लें, 34 पेजेस हैं वो, 34 पेजेस हैं टोटल इंस्ट्रक्शंस के, अगर आप उसको एक दो दफा गो थ्रू कर लें और कंप्लेंट को रिलीफ ग्रांटेड कैटेगरी में या पार्शियल रिलीफ ग्रांटेड कैटेगरी में या रिलीफ कैनॉट बी ग्रांटेड कैटेगरी में क्लोज करना चाहते हैं तो वो उसका प्रोसेस उन्होंने दिया हुआ है उसमें यूजर्स गाइडलाइन मैनुअल में। तो अगर आप यूजर्स गाइडलाइन मैनुअल्स की इंस्ट्रक्शंस को मेटिकुलसली फॉलो कर लें तो फिर आपको ये आपका ये जो सेटिस्फेक्शन लेवल है ये 46 पॉइंट से 96% पे चला जाएगा, 46% से 96 पे। तो इसमें हमारे साथ मसला ये है कि हम मसलन मैं पिछले 3 साल से ये सिटीजन पोर्टल को देख रहा हूँ, रिव्यू मीटिंग भी बाकायदगी से हो रही हैं, फोकल पर्सन के साथ हम ऑनलाइन मीटिंग अक्सर करते रहते हैं। अभी रिसेंटली मोर देन अ वीक जो लास्ट मीटिंग हुई है रिव्यू मीटिंग इसके ऊपर हुई है, उसमें अभी तक अनफॉर्चुनेटली अब यानी ये इस सिटीजन पोर्टल को लॉन्च हुए 2018 से ये लॉन्च हुआ है, 2018 से लेकर आज तक बहुत सारे क्वेश्चन यानी 99% क्वेश्चन डैशबोर्ड हैंडलर की तरफ से जो आते हैं उनका जवाब सिटीजन उसके यूजर्स गाइडलाइन मैनुअल में मौजूद है। अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमारे सारे डैशबोर्ड हैंडलर्स ने उसको पढ़ा ही नहीं है। ये हमारी ना वो एक सुस्ती वाली ना अहली वाली और ओनरशिप डेवलप ना करने वाली जो अप्रोच है ना, ये सारा इसका ताल्लुक माइंडसेट से है। अगर हम यूजर्स गाइडलाइन मैनुअल को 2 दफा पढ़ लें
तो 99% क्वेश्चन जो है डैशबोर्ड हैंडलर के जहन में जो आते हैं कि हम इसको कैसे करें, इसको ये तो उसका जवाब सिटीजन आपको यूजर्स गाइडलाइन मैनुअल में मिल जाएगा। चलें आगे। चल ठीक हो गया। ओके, थैंक यू। अब ये देखें, ये ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव से ये 4-5 बुलेट्स हैं, ये काइंडली देख लें कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रे एरियाज। ग्रे एरियाज होते हैं हर जगह पर इन एग्जिस्टिंग सर्विस डिलीवरी सिस्टम। वो शहरी के जरिए से या आपके अपने अपने जरिए से जब आप उसको करते हैं तो वो ग्रे एरियाज की आइडेंटिफिकेशन होती है, फिर आप उसको रिजॉल्व करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट है एक्वेंटेंस अबाउट क्रिटिकल पब्लिक इश्यूज। हम दफ्तरों में बैठ के हम चीज पॉलिसी बना के इम्पोज कर देते हैं, लेकिन इससे क्या होता है कि समटाइम हम नॉन प्रैक्टिकेबल किस्म के असूल और जवाबत बनाकर इम्पोज करते हैं, तो उनका रिजल्ट फिर नाकामी की सूरत में निकलता है। लेकिन जब शहरियों का फीडबैक आया होता है वो कैसा, वो उन रूल्स एंड रेगुलेशन की मौजूदगी में जब हम इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे जाते हैं तो उनको क्या प्रॉब्लम होते हैं जब वो हमसे शेयर करते हैं तो ये चीज फिर हमारे सामने आती है। अक्वेंटेंस के अवाम के इश्यूज क्या हैं, हमें फिर अपने सर्विस डिलीवरी सिस्टम को अकॉर्डिंगली इवॉल्व करने के लिए या डेवलप करने के लिए उसमें उससे मदद मिलती है कि अवाम की जरूरत क्या है, अवाम मसाइल को किस तरीके से देख रहे हैं। तो ये अक्वेंटेंस अबाउट क्रिटिकल पब्लिक इश्यूज एंड सब्सिक्वेंट पॉलिसी मेकिंग, ये ऑर्गेनाइजेशन की फिर इससे कैपेसिटी बिल्डिंग होती है लोगों के फीडबैक की वजह से। नेक्स्ट है जी, गेटिंग वैल्यूएबल सजेशंस प्रपोजल्स फ्रॉम द पब्लिक on various pertinent subjects and issues। ये फिर रेपिटेशन है, ये बात हो गई है कि उनकी जब सजेशन आती हैं या तजावीज आती हैं तो हमारे सिस्टम में बेहतरी का वो कैसे बायस बन सकती हैं अगर हम उनको अडॉप्ट कर लें। नेक्स्ट है एफिशिएंसी ट्रैकिंग ऑफ ऑफिसर्स ऑफिशियल्स। ये बात भी हो गई है, अगेन इट्स अ रेपिटेशन, कि जब वो सिटीजन को ये फैसिलिटी है कि वो हमारी अपनी कंप्लेंट को वो ट्रैक कर रहा है डैशबोर्ड टू डैशबोर्ड लेवल, तो वो कोई भी ऑफिसर जो है वो फिर नेग्लिजेंट नहीं रह सकता या टालने के अंदाज में उसका जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि उसको पता है कि एक तो सिटीजन देख रहा है मैं कंप्लेंट के साथ जो कुछ कर रहा हूं, और दूसरा उसको फिर ये पता है कि मेरे ऊपर वाले टीयर जो सुपरवाइजरी या मॉनिटरिंग टीयर्स हैं वो भी इसको देख रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट है गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी। तो ओवरऑल ये फिर जो सिस्टम है, जब ऑफिसर्स की वो होती है अकाउंटेबिलिटी, तो ऑफिसर, चूंकि ऑफिसर ही जुज होते हैं गवर्नमेंट का, गवर्नेंस का टूल ऑफिसर ही होते हैं, ऑफिसर ही इंप्लीमेंट करते हैं एग्जीक्यूशन लेवल पे, इंप्लीमेंटेशन लेवल पे। तो फिर ये हमारा जो भी गवर्नेंस का मॉडल किसी भी मुआशरे में होता है, वो चूंकि उसके जब उसके इंप्लीमेंट करने वाले अकाउंटेबल ठहरते हैं, तो अल्टीमेटली फिर वो जो गवर्नेंस का ओवरऑल सिस्टम है वो अकाउंटेबल ठहर जाता है। उसकी डेफिशिएंसीज, ग्रे एरियाज और किन मामलात में पॉलिसी मेकिंग, जो हमारे पॉलिसी मेकर होते हैं उनके लिए फिर वो एक गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, तो वो उसमें अल्टीमेटली फिर बेहतरी आती है। ये कुछ कैटेगरीज हैं। नेक्स्ट, रजिस्टर्ड मेंबर्स, किस पे मेंबरशिप किस किस की है, पाकिस्तानी सिटीजन्स हैं। डिटेल आपके पास प्रेजेंटेशन आ गई है, आप सिटीजन पोर्टल, ये यहाँ PMDU प्राइम, ये जो CS ऑफिस है, अगर आपको ये चीजें सारी ये वेब पे भी ये अवेलेबल है, यूजर्स गाइडलाइन मैनुअल वेब पे भी अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये सिर्फ मैं एक ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ कि ये 3 किस्म के सिटीजन जो हैं उसके ऊपर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये तीनों किस्म के सिटीजन रजिस्टर्ड हैं हमारे पास। जी, एनीबॉडी? एक क्वेश्चन हो सकता है? जी प्लीज। सर एक क्वेश्चन हो सकता है? जी सर करें इसके प्लीज। ना टेबल दोनों साइड्स पे एज ए सिटीजन भी और एज ए ऑफिसर भी, इसको हाँ सर जी, मैंने हैंडल किया है। मैंने हाँ एक जी, कंप्लेंट की, तो उस कंप्लेंट का जो जवाब आया वो सेटिस्फाइड नहीं था। अब ठीक मैंने है, वो मोबाइल पे ये एप्लीकेशन आती है एज ए हाँ जी, सिटीजन जो मैंने प्रॉब्लम की है ना, ठीक, अब वो जो ठीक, कंप्लेंट है वो अनलॉफुली क्लोज कर दी। उसका एक ठीक, वो उन्होंने एक लेटर सा भी उसमें डाउनलोड में रखा है दिखाने के लिए भी आपकी ये कंप्लेंट थी, हमने इसलिए रिजॉल्व कर दी। ठीक अब है, उसके फीडबैक में मैंने इसके बारे में लिखा है कि ये चीज इस तरह से रिजॉल्व नहीं हो सकती, ठीक, आप इसको दोबारा रिव्यू करें। वो फीडबैक वाले में मैंने इसको मल्टीपल टाइम क्लिक किया, लेकिन वो उसका कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा। एक ये तो हो गया सर सिटीजन वाली साइड पे। अब ठीक है, दूसरा आ गया ऑफिसर वाली साइड पे। ठीक, ऑफिसर वाली साइड में ये
कि वो इस कंप्लेंट को, जो भी हमारी कंप्लेंट आती है, उसको एस्केलेशन से निकालना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क। कि ठीक है। आपने उसको किसी और तरफ अगर आप इनिशिएट करते हैं, अगर वो हाँ जी रेलेवेंट है या नहीं, जी ठीक है, आपने उसको एस्केलेशन में नहीं जाने देना। मंथली मीटिंग होनी है एएस लेवल पे हर डिपार्टमेंट में, जी तो वहां बिल्कुल। पे उन्होंने आपसे करना है, वो एस्केलेटेड कंप्लेंट्स की हद तक डिस्कस करना है। ये जो हाँ जी बाकी की सारी चीजें हैं, जो पैरामीटर हैं, जो इसमें हम चीजें देख रहे हैं कि ये चीजें होनी चाहिए या हो सकती हैं, हाँ इसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी मैंने पिछले 2-3 साल में नहीं देखी। अगर आप इसको पर से किसी तरह से अटैच किया होता, या इसकी कोई ऑथेंटिक चीज होती जो किसी भी इंतजामिया के बंदे के पास होती, कि वो उसको रिकंसाइल कर सकता। एक पोर्टल में एक चीज है, पोर्टल में ही रह गई, वो किसी जगह पे रिपोर्ट नहीं हो रही, वो किसी जगह पे वैल्यूएट नहीं हो रही, किसी जगह पे रेफर नहीं हो रही, तो ये जितनी बातें हैं ना सर सारी, ये बुकिश रह जाती हैं। और अब जो मैंने जो जाती कंप्लेंट की, मैंने जीआईएस बेस फोटोग्राफ और उसकी एक रैशनल दिया है कि एक जगह पे 6 बंदे मर्डर बेचारे ना ट्रैफिक के नीचे आके शहीद हो गए, फौत हो गए। अब वो जो पॉइंट वो जो सिलेक्ट कर रहे हैं ओवरहेड ब्रिज का, वो वहां कर रहे हैं कि जहाँ पे वो आइडल गवर्नमेंट के पैसों से खड़ा रहेगा, उसका सर्वे नहीं है। मैं वहां का लोकल हूँ, 6 गांव है, गरीब खवातीन बच्चे एक जगह से दूसरी जगह सर्विस करने जाते हैं। 3 स्कूल हैं, स्कूलों के बच्चे हैं, उन्होंने क्रॉस करना है। यानी कम से कम भी 2-3 हजार का फ्लक्स जो टू एंड फ्रो जाता है, उन्होंने वो वहां पे ओवरहेड ब्रिज नहीं लगाया, वो वहां लगाया जहां आइडल है, वो शुरू कर दिया दोबारा। मेरी उस कंप्लेंट को, यानी कि मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ एट स्पॉट, एज ए गवर्नमेंट ऑफिसर भी कर सकता हूँ। फिर वो जो ऑफिसर उसको डील कर रहे हैं, ही वाज रिमेन माय कोलीग व्हेन आई वाज इन पीएचए, ही वाज इन टीपा, हम इकट्ठे काम करते रहे हैं कनाल के ऊपर। तो अब जब मैंने उसका बाय नेम लिख के भेजा कि सर आप इसको चेक करें, ये चीज ठीक नहीं है, वो क्लोज कर दी। अब मैं ऑफिसर भी हूँ और सिटीजन भी हूँ, दोनों एंड्स के ऊपर ये जो चीज है ना, जिस तरह हम इसको देख रहे हैं ना, प्रैक्टिकली ऐसे नहीं है सर। बस बात ये हो गई मेरी आपकी। सबमिशन है इसमें। बा, जी सर। बात मुकम्मल हो गई। आई एग्री। आपने जो बात की सर, है, मैं आई एग्री, ऐसा होता है। ये इंस्टेंसेस हमारे पास भी आते हैं रिव्यू मीटिंग्स में, सुपरवाइजरी मीटिंग्स में, मॉनिटरिंग की मीटिंग्स में। ये इशू क्रॉप अप होते हैं, जेन्युइन होते हैं। मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसका जवाब ये है कि ये सिस्टम, मैंने जैसे पहले कहा था कि परफेक्शन इज नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। हमें अब ये अगेन एक अफसोसनाक बात है कि हमारे ही ऑफिसर हैं, उनकी जिस तरह से आप रॉन्ग रिपोर्टिंग की बात कर रहे हैं कि हमें अपने ही ऑफिसर्स की जो रिपोर्टिंग है उस पर एतबार नहीं है, तो ये एक ट्रस्ट डेफिसिट जो है, ये हमारे इसका इसका फिर जिम्मेदार कौन है? इसका अगेन हम जिम्मेदार हैं। यानी ये सिटीजन पोर्टल जब लेक्चर दिया जाता है, जब ऐसे आप मतलब ट्रेनिंग सेशन में आप बैठे हुए हैं, जब ये बातें होती है ना, तो ये थ्योरेटिकल लेवल पे होती हैं। जब क्लास में हमेशा जो बात होती है उसमें थ्योरी डिस्कस होती है। जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज होती हैं, जो जब आप इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे जाते हैं, तो फिर प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आपके सामने आती हैं, जिसकी तरफ आपने जिक्र किया है। ये बात बिल्कुल ठीक है। और ये सिस्टम, देयर इज ऑलवेज रूम एट द टॉप। जब आप कोई सिस्टम डेवलप करते हैं, तो वो विद एवरी पासिंग डे, अगर आप उसको मेटिकुलसली उसके साथ स्टिक रहते हैं, कमिटमेंट के साथ आप लगे रहते हैं कि हमने इसको बाई एनी मींस इसको हमने करना है, इसमें बेहतरी लानी है, तो वो ये जिस खामी को आपने पॉइंट आउट किया है, ये आपने कहा कि इतनी देर से इसको एड्रेस नहीं किया गया, ये बात बिल्कुल ठीक है। यानी हमने एज अ डैशबोर्ड हैंडलर हमने खुद भी उसको एड्रेस नहीं किया, वो बाई चांस पीएमडीयू पीएम ऑफिस की नजर में भी नहीं आया, या जो आपका सुपरवाइजरी टीयर है, नेक्स्ट सुपरवाइजरी टीयर, उसकी नजर में भी नहीं आया। और शहरी जो है वो कंप्लेंट कर करके थक गया और वो भी हिम्मत हार गया। ऐसी इंस्टांसेस मौजूद हैं, यस, दोज आर देयर। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जब हम अभी जो चीज हम डिस्कस कर रहे हैं, एक्चुअली मैं इसका बैकड्रॉप है कि हम थ्योरेटिकली और आइडियली जो इसका पर्पस जो है वो ये है बेसिकली। ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टी का आपने जिक्र किया है, इस तरह की मिसालें हैं। तो ये मिसालें क्यों हैं? ये मिसालें ये सिस्टम की खराबी नहीं है,
ये इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन करने वालों की खामी है, क्योंकि ये हमारी नीयत में फतूर है कि ये अगर एक कंप्लेंट है एज एन ऑफिसर मेरी नजर में आ गई है कि ये मैं उसे एग्री करता हूं कि ये कंप्लेंट, तो फिर मुझे उसको एड्रेस करना चाहिए। और मेरा अगर मेरी पावर नहीं है सपोज, तो फिर आपकी जिम्मेदारी ये कह के पूरी हो जाती है कि आप अपने नेक्स्ट ईयर के नॉलेज में ये बात लाएं कि सर ये एक प्रोजेक्ट था, ये कंप्लेंट आई है, मैंने जाती तौर पर जाके जगह को विजिट किया है, कंप्लेनेंट की कंप्लेंट बिल्कुल ठीक है, ये इसको यहाँ इस इंस्टॉलेशन को यहाँ नहीं वहां होना चाहिए, मैं उसे एग्री करता हूं। आप लिख पढ़ के अपनी तरफ से आपने वो अपने नेक्स्ट ईयर के हवाले कर दिया, आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। अब कल को अगर वो कंप्लेंट रीओपन होती है या उसका कोई मॉनिटरिंग का या सुपरवाइजरी टीयर उसके ऊपर कोई इंक्वायरी होल्ड करता है, तो आपका दामन साफ है कि सर ये बात ठीक थी, मेरे पास आई थी ये बात, मैंने इसको पॉइंट आउट किया था, लेकिन और ये मैंने इसके ऊपर एक रिपोर्ट भी सबमिट कर दी थी, लेकिन इसके ऊपर तो आपने अपने हिस्से का काम करना है। और ये खामियां ग्रे एरियाज, जैसे मैंने इससे पिछली स्लाइड में कह रहा था कि ग्रे एरियाज की आइडेंटिफिकेशन होती है, तो ये ग्रे एरियाज होंगे, ये रहेंगे, इनकी आइडेंटिफिकेशन होगी, तो आप अपने हिस्से का काम करें। आपसे आपके एक्सीएन ने क्यों नहीं किया, आपके डायरेक्टर ने क्यों नहीं किया, आपके एमडी टीपा ने क्यों नहीं किया, या चीफ इंजीनियर टीपा ने ये काम क्यों नहीं किया, तो डायरेक्टर से नहीं पूछा जाएगा। डायरेक्टर ये कह देगा कि सर ये मैंने रिपोर्ट बना के ऊपर दी थी। आपसे आपके अपने हिस्से का काम पूछा जाएगा कि आप अपने हिस्से के काम जो है ना उसको बेस्ट पॉसिबल वे जो है उसको ऑनेस्टली और मेटिकुलसली उसको करें। मैं सर ये जो कंप्लेंट है आपको शेयर करना चाहता हूँ और इसको रिजॉल्व मैं इसको हाई लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ। किस लिए वजह ये है कि जरूर 6-7 बंदे आप इसको ना उसको चीफ सेटी के डैशबोर्ड पे, आप काइंडली चीफ सेटी साहब के डैशबोर्ड पे इसको रीओपन कर दें। सर मुझे दोबारा से करनी पड़ेगी, हमें रिक्वेस्ट भेज दें, कंप्लेंट का हवाला देके, कंप्लेंट का हवाला देके आप सीएस ऑफिस के डैशबोर्ड के उसको रीओपन की रिक्वेस्ट भेज दें, उसको हम रीओपन कर देंगे। और फिर उसको अगर उसको आप रीओपन करके फिर उसको पर्सनली, क्योंकि अभी आपने जो बात की है मेरी नजर से ये नहीं गुजरी और सारी गुजरती भी नहीं है। 16 लाख की 16 लाख, क्योंकि कुछ हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज के लेवल पर, कमिश्नर लेवल पर, बस ये 2 टीयर, बाकी डिप्टी कमिश्नर लेवल पे अलहदा चली जाती हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटीज के लेवल पे डायरेक्ट पीएमडीयू पीएम ऑफिस से चली जाती हैं। तो यानी 16 लाख कंप्लेंट सीएस डैशबोर्ड पे नहीं आती। तो आप ये रिक्वेस्ट करके उसमें अपनी कंप्लेंट की वो जो उसका आईडी नंबर है उसको मेंशन करके इसको चीफ सेक्रेटरी के डैशबोर्ड पे रीओपनिंग की आप रिक्वेस्ट कर दें। आई विल लुक इनटू इट पर्सनली। सर मेरी एक सर सजेशन भी है, कंबाइन कंसर्न भी है, इफ देयर इज टाइम। ये सर लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट से मेरा ताल्लुक है, इसको तो अगर क्वेश्चन काफी आंसर सारी अभी शुरू कर लिया है तो ये कंप्लेंट्स एक्सक्यूज मी, मैं ये कहता हूँ कि अगर क्वेश्चन आंसर सेशन अभी शुरू हो गया ना डिस्कशन लेवल, तो ये फिर जो इसका वो असाइनमेंट हमारी इनकम्प्लीट रह जाएगी। इसमें से एक दफा गो थ्रू हो जाए, मैं फिर आपको अभी नेक्स्ट 5 to 10 मिनट्स में मैं इसको क्लोज करता हूँ, फिर आपके सवाल मैं करता हूँ इनवाइट। तो ये है कैटेगरीज ऑफ रजिस्टर्ड मेंबर्स। ये यूजेस ऑफ पोर्टल है कि आप पोर्टल को किन कामों के लिए यूज कर सकते हैं। कंप्लेंट लॉजिंग, कोई कंप्लेंट कर सकते हैं, गाइडेंस, इंफॉर्मेशन सीकिंग, किसी काम के मतलब आपको गाइडेंस या इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप वो कर सकते हैं। सजेशंस, आप एग्जिस्टिंग सेट ऑफ रूल्स में, एग्जिस्टिंग सर्विस डिलीवरी सिस्टम में बेहतरी के लिए कोई सजेशन देना चाहते हैं, कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन किसी मसले का, उसके लिए कुछ सजेशन देना चाहते हैं, तो ये आप सिटीजन पोर्टल को इन मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंप्लेंट हैंडलिंग एंड प्रोसेसेस। ये आप जब करेंगे तो आपको वैसे भी पता चल जाएगा, लेकिन फॉर द सेक ऑफ लेक्चर ये है कि लेटिंग द पीपल नो हु टू कंट्रोल और व्हाट प्रोसेस टू फॉलो इन अवेलिंग एनी सर्विस, कि कौन कौन सी ये, यानी इससे शहरी को ये पता चलता है कि आप उसकी कंप्लेंट के साथ क्या कर रहे हैं। गिविंग पीपल कॉन्फिडेंस दैट नो प्रिविलेज और सर्विस ऑलरेडी ग्रांटेड विल बी विथड्रॉन,
इफ अ कंप्लेंट इज मेड। हमारे सिस्टम में जिस तरह से है कि किसी के खिलाफ अगर कंप्लेंट की जाए तो उसे फिर डर लगता है कि भाई वो ऑफिसर अब मेरे साथ पर्सनल ना हो जाए कि मेरे खिलाफ कंप्लेंट क्यों की गई है। इसका हल यूजर्स गाइडलाइन मैनुअल में रखा हुआ है, उन्होंने बताया हुआ है इस पोर्टल में कि अगर सिटीजन चाहता है कि मेरी आइडेंटिटी हिडन रहे तो वो हिडन रहेगी, उसकी आइडेंटिटी सामने नहीं आएगी। नेक्स्ट है नो बायस ट्रीटमेंट विल बी गिवन इफ अ कंप्लेंट इज लॉज्ड ऑन द पोर्टल। ये इम्पार्शियलिटी के लिए है। गिविंग द श्योरिटी दैट द इशू विल बी एड्रेस्ड इन टाइम and with no hurdles, giving an impression that the complaint will not prove a cry in wilderness। ये theoretically और ideally उसका ये करने की कोशिश की गई है कि कंप्लेंट जिस तरह अभी आपने वो एक पॉइंट आउट किया है ना कि मैंने इतनी दफा किया है, तो इससे बचने के लिए ये इस तरह की बहुत सारी कंप्लेंट्स नहीं होंगी जो आप कह रहे हैं। मिसालें हैं, एग्जाम्पल्स आर देयर, क्योंकि परफेक्शन इज नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। और हम जिस मुआशरे में रह रहे हैं उसमें जो हमारा अखलाकी म्यार, ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, कमिटमेंट टू द कॉज, जिस जो उसका लेवल है, वो सारी खामियां, डेफिशिएंसीज मौजूद हैं। लेकिन इसके बैकड्रॉप में इसके आइडिया ये है कि कोई चीज जो है वो अनअटेंडेड ना रहे, उसको रिजॉल्व किया जाए। साजिद ये दिखाना जरा, ये सामने आ गया ऐड है नेक्स्ट। ये वही, ये पहले वाला ठीक है। ये न्यू कंप्लेंट्स, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि न्यू कंप्लेंट्स किसको कहते हैं, इसमें अब रेपिटेशन की जरूरत नहीं है। ये एक प्रोसेस है, एस्केलेटेड है, सुपर एस्केलेटेड है, रेड आइकॉन है। ये रेड आइकॉन है जब कंप्लेंट आपकी इनिशियली एस्केलेट होती है तो आफ्टर 20 डेज आपके वो डैशबोर्ड के ऊपर रेड आइकॉन ब्लिंक करना शुरू करता है कि आपकी कंप्लेंट अब जो है वो एस्केलेटेड कैटेगरी में। नेक्स्ट है ब्लैक आइकॉन, सुपर एस्केलेशन। 40 दिन के बाद वो फिर ब्लैक आइकॉन वो ब्लिंक करना शुरू करता है। वो आपको ये अलर्ट करने के लिए है बेसिकली कि अब आपकी ये कंप्लेंट जो है ये एस्केलेटेड कैटेगरी से निकलकर सुपर एस्केलेटेड कैटेगरी में चली गई है। ये फॉरवर्डेड कंप्लेंट्स हैं। ये इनके फॉरवर्डेड कंप्लेंट्स, ये मैंने आपको बताया था कि कंप्लेंट आपसे रिलेट नहीं करती तो आपने उसको पीएमडीयू पीएम ऑफिस को या सिटीजन को रेफर बैक करने की बजाय नेक्स्ट जो रेलेवेंट फोरम है जिधर आप समझते हैं कि ये फलां डिपार्टमेंट में इसने रिजॉल्व होना है तो आप उसको फॉरवर्ड कर देंगे। फॉरवर्डिंग ऑप्शन प्रोवाइड्स अ टू वे कम्युनिकेशन। वो कैसे? बाय दिस अ डैशबोर्ड हैंडलर और ऑफिसर ऑफिशियल कैन बोथ फॉरवर्ड एंड रिसीव कंप्लेंट्स। तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी दूसरे डैशबोर्ड के ऊपर कंप्लेंट पड़ी है, वो आपके डैशबोर्ड से रिलेट करती है तो वहां से वो आपको फॉरवर्ड कर देगा, वो आपको रिसीव भी हो सकती है थ्रू फॉरवर्डिंग। और आपके डैशबोर्ड पर इररेलेवेंट पड़ी है, आपने किसी दूसरे को भेजनी है तो आप उसको फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। यानी इस ऑप्शन के जरिए से कंप्लेंट आपके डैशबोर्ड पर आ भी सकती है और आपके डैशबोर्ड से नेक्स्ट भी जा सकती है। erroneously received complaints at a dashboard either from a registered citizen, public member or another organization shall be forwarded immediately to concerned organizations through the system, and referring back to the organization from where it is received shall be avoided। yes organization से वो आई है उसको रेफर बैक करना जो है ना वो उसको अवॉइड किया जाना चाहिए। the complaint or suggestion shall be forwarded by the officer concerned when he or she feels it is relevant to a different dashboard या entity either within the organization or outside। The dashboard handlers shall ensure that all relevant complaints and suggestions are forwarded to concerned organizations within 24 hours excluding public holidays। यानी 24 घंटे के अंदर ये फॉरवर्डिंग का जो प्रोसेस है इसमें चूंकि कोई इतनी टेक्निकलिटी इन्वॉल्व नहीं होती, सिर्फ डैशबोर्ड खोलना है और एक नजर उसको देखना है कि कितनी कंप्लेंट्स आ गई हैं, तो ये 24 आवर्स का यूजर्स गाइडलाइन मैनुअल की रूह से टाइम दिया गया है। नेक्स्ट है कंप्लेंट रिजॉल्व्ड क्लोज्ड। ये इंपॉर्टेंट है कि कंप्लेंट रिजॉल्व हो गई है तो क्लोज हो गई है। तो इसकी 3 कैटेगरीज होती हैं। एक ये है कि आपने रिलीफ ग्रांट कर दिया है कंप्लेंट को रिजॉल्व करते हुए कि जो कंप्लेनर ने मांगा था आपने वो उसको दे दिया, तो रिलीफ ग्रांटेड कैटेगरी में आप इसको क्लोज कर देंगे। दूसरा ये है कि
आप ये समझते हैं कि इसने कंप्लेंट जो है सिटीजन की एट प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम इसमें इसको 100% रिजॉल्व नहीं किया जा सकता, लेकिन पार्शली उसको रिलीफ ग्रांट किया जा सकता है। मसलन वो एक इशू करता है पॉइंट आउट के जी हमारे इलाके में सीवरेज का इशू है, तो आप जिस वक्त जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे हैं आप ये भी बचाना चाहते हैं कि वो एस्केलेटेड कैटेगरी में भी ना जाए, तो आप उसको सारे डॉक्यूमेंट आप प्रोवाइड करते हैं कि जी ये फलां प्रोजेक्ट है, उसके लिए रकम एलोकेट हो चुकी है, रकम रिलीज हो गई है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हो गई है, इसका टेंडर हो चुका है, काम असाइन हो गया है। तो आप लेकिन अभी चूंकि मौके पर काम शुरू नहीं हुआ, तो आप इसको पार्शियल रिलीफ ग्रांटेड कैटेगरी में क्लोज कर सकते हैं कि जी इधर आपके और ये प्रोजेक्ट अब फलां तारीख से किक स्टार्ट हो जाएगा, तो ये पार्शियल रिलीफ ग्रांटेड कैटेगरी में आप इसको क्लोज कर सकते हैं। और जब कंप्लीट प्रोजेक्ट फर्ज करें कंप्लीट हो जाता है, तो फिर आप उसको दोबारा से रीओपन करके उस कंप्लेंट को पार्शियल रिलीफ ग्रांटेड कैटेगरी से निकाल के खुद रिलीफ ग्रांटेड कैटेगरी में उसको आप दोबारा से क्लोज कर सकते हैं। तो ये है पार्शियल रिलीफ ग्रांटेड कैटेगरी इसमें भी। लेकिन पार्शियल रिलीफ ग्रांटेड कैटेगरी में एक टेक्निकलिटी ये है कि आपको इसके ऊपर विजिलेंट रहना चाहिए कि जब आप समझते हैं कि अभी आपने इसको एक हाथ तक जितनी इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर सकते हैं वो प्रोवाइड कर दी है, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में अभी 3 या 4 माह लगेंगे, तो फिर आपको दोबारा से अपने डैशबोर्ड को वो रिव्यू करना होगा कि पार्शियल रिलीफ ग्रांट कैटेगरी में मैंने किस किस कंप्लेंट में क्या क्या जवाब दिया हुआ है, और उनमें से जो फिर प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, जिनका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और आप समझते हैं कि कंप्लेनेंट की कंप्लेंट रिजॉल्व हो चुकी है, अब आप उसको दोबारा से रीओपन करके तो रिलीफ ग्रांटेड कैटेगरी में दोबारा से क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट है रिलीफ कैन नॉट बी ग्रांटेड कैटेगरी। कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिनका कोई प्रोजेक्ट या कोई मंसूबा अभी पाइपलाइन में भी नहीं है, उसके ऊपर अभी बात भी कोई नहीं हो रही और वो डिपार्टमेंट की प्रायोरिटी भी अभी नहीं है, और जो एग्जिस्टिंग रूल्स एंड रेगुलेशन या लॉ है वो अभी कंप्लेनेंट की उस कंप्लेंट को रिजॉल्व भी नहीं कर सकता, वो एक ऐसी चीज मांग रहा है आपसे जिसकी लॉ में प्रोविजन नहीं है, तो आप उसको रिलीफ कैन नॉट बी ग्रांटेड कैटेगरी में क्लोज कर सकते हैं। ये 3 कैटेगरीज हैं, जब आप कंप्लेंट को क्लोज करते हैं तो ये 3 कैटेगरी होती है उसकी, रिलीफ ग्रांटेड, पार्शियल रिलीफ ग्रांटेड और रिलीफ कैन नॉट बी ग्रांटेड। नेक्स्ट है रीओपनिंग ऑफ अ क्लोज्ड कंप्लेंट। कंप्लेंट क्लोज हो गई है, अब उसकी रीओपनिंग है। इसके उन्होंने ये 2 तरीके बताए गए हैं कि बाय द डैशबोर्ड हैंडलर आप खुद उसको रीओपन कर सकते हैं। कंप्लेंट क्लोज हो गई किसी भी कैटेगरी में, आपने उसको यानी रिलीफ ग्रांटेड कैटेगरी में या रिलीफ कैन नॉट बी ग्रांटेड कैटेगरी में आपने क्लोज कर दिया है, अपनी तरफ से उसको रिजॉल्व कर दिया है, डिस्पोज ऑफ कर दिया है, लेकिन एट सम लेटर स्टेज आपको खुद महसूस हुआ कि नहीं इसको तो हम ऐसे भी कर सकते थे, तो आप उसको खुद बाय द डैशबोर्ड हैंडलर ऑब्लिक ऑर्गेनाइजेशन और हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आप उसको खुद भी रीओपन कर सकते हैं क्लोज्ड कंप्लेंट को। और दूसरा इसका ऑप्शन है कि आपने तो क्लोज कर दिया लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने सिटीजन के फीडबैक पर या खुद जब वो एनालाइज कर रहे थे, सुपरवाइज कर रहे थे, मॉनिटर कर रहे थे, एक अपनी रिव्यू मीटिंग को कर रहे थे, तो अपनी मर्जी से पीएम ऑफिस ने उसको रीओपन कर दिया कि ये जो कंप्लेंट्स आपने क्लोज की हैं पीएम ऑफिस इस पे मुतमिन नहीं है, इसको आप दोबारा से देखें। तो ये 2 ऑप्शन होते हैं क्लोज्ड कंप्लेंट को रीओपन करने के, एक के आप डैशबोर्ड हैंडलर खुद रीओपन कर ले उसको उसमें बेहतरी लाने के लिए, या ये समझता कि पहले मैंने इररिलेवेंट जवाब दिया था वो इतना रेलेवेंट नहीं था, ये उससे ज्यादा बेहतर है, तो बेटर ऑप्शन के लिए आप खुद भी उसको रीओपन कर सकते हैं और दूसरा उसको पीएम ऑफिस जो है वो उसको रीओपन कर सकता है। ये ट्रेंडिंग कंप्लेंट्स बेसिकली ये होती है कि वो देखा जाता है कि कंप्लेंट्स जो हैं वो आपका एक ना आपके लिए एक पाथ मुतय्यन करती हैं कि शहरी ज्यादातर कंप्लेनेंट जो हैं वो ज्यादातर किन कामों से रिलेटेड है, वो उनकी प्रायोरिटी क्या है, वो आपका फिर ऑर्गेनाइजेशन का, डिपार्टमेंट का और एट द एंड फिर पूरी गवर्नमेंट की वो एक डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, एक समत मुतय्यन करते हैं कि लोगों की डिमांड क्या है। तो ये ट्रेंडिंग कंप्लेंट है, उनको एनालाइज करने की जरूरत होती है। ये फिर पॉलिसी मेकिंग लेवल पर ये जो ट्रेंडिंग कंप्लेंट्स हैं ये पॉलिसी मेकिंग लेवल पर असरअंदाज होनी चाहिए या होती हैं अगर हों तो।
ये ट्रेंडिंग कंप्लेंट्स हैं कि कंप्लेनेंट की उनका डाटा चूंकि उनके पास होता है उसको फिर वो कैटेगराइज करते हैं कि म्यूनिसिपल सर्विसेज से रिलेटेड कितनी कंप्लेंट्स हैं, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कितनी हैं, रेवेन्यू से रिलेटेड कितनी हैं, या लोगों की कंप्लेंट्स की उनका अगर वो कैटेगराइज करें तो किस किस कैटेगरी में कितनी ज्यादा उनकी फ्रीक्वेंसी है, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट से लोगों के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के हवाले से लोगों की क्या प्रायोरिटी है, ज्यादा लोग किस किस्म के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उनकी रिक्वायरमेंट है या उनकी डिमांड है, किसको वो ज्यादा हाई रेट कर रहे हैं। ये सारी चीजें फिर गवर्नमेंट के लिए या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए और पॉलिसी मेकर्स के लिए एक ट्रेंड प्रोवाइड करती हैं। वो एक बाद की बात है कि उन ट्रेंड्स को हम फॉलो करते हैं या नहीं करते। ये नेक्स्ट एक ये इंपॉर्टेंट चीज है ड्रॉपिंग कंप्लेंट्स। ये 13 ऑप्शन है, ये वक्तन फक्तन चेंज होते रहते हैं। ये 13 कैटेगरीज ऐसी है कि अगर आप ये समझते हैं कि कंप्लेंट इन 13 कैटेगरी में से किसी से रिलेट करती है तो आप उसको एट वंस आपके डैशबोर्ड पे आई, आपने देखा कि ये कोर्ट मैटर है, उसको ड्रॉप कर दें, क्योंकि जो मैटर सब जुडिस है उनको आप रिजॉल्व नहीं करेंगे, वो कोर्ट का डिसीजन जो है वो करेगा प्रवेल। तो आप उसको ये 13 हैं, यानी 13 किस्म की कैटेगरीज इस वक्त एग्जिस्टिंग जो यूजर्स गाइडलाइन मैनुअल है ये आपके पास जो अवेलेबल होगा उसमें ये 13 कैटेगरीज हैं। कोर्ट मैटर्स हैं, पॉलिटिकल मैटर्स हैं, फैमिली या डोमेस्टिक इश्यूज हैं, क्लासिफाइड मैटर्स हैं, मैटर्स रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी या नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ चीजें हैं, इमोरल या अनलॉफुल कंटेंट है, सर्विस मैटर्स हैं, अनक्लियर और वेग कंटेंट है, नॉन इशू सेंसिटिव सब्जेक्ट्स हैं, जॉब सीकिंग, डुप्लीकेट कंप्लेंट, करप्शन। अब डुप्लीकेट कंप्लेंट से मुराद ये है कि अभी आपने एक हफ्ता पहले उस कंप्लेंट को का जवाब दिया है, उसको क्लोज कर दिया है, अब उसी इशू पर दोबारा से उसने कंप्लेंट कर दी है, तो आप उसको डुप्लीकेट कैटेगरी में डाल के तो आप उसको ड्रॉप कर सकते हैं। ये 13 कैटेगरीज हैं जिनको आप एडवांस इन कैटेगरी में से अगर कोई कंप्लेंट आपके पास आ जाती है तो आप उसको ड्रॉप कर सकते हैं। मैनुअल डीलिंग ऑफ कंप्लेंट्स, ये फिर जब ये सिटीजन पोर्टल को लॉन्च किया गया है तो इसका दायरा वसी करने के लिए ऐसा हुआ है कि जो डिफरेंट ऑफिसेज में कंप्लेंट सेल, जिस तरह चीफ सेक्रेटरी कंप्लेंट सेल था, डिप्टी कमिश्नर्स के ऑफिसेज में, या डीजी अगर कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी है तो उनके डीजीज या चीफ इंजीनियर के दफ्तर में तो कंप्लेंट सेल बने हुए हैं। तो यूजर्स गाइडलाइन मैनुअल ने उसको एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए ये किया कि जितने भी एग्जिस्टिंग वो डीलिंग है कंप्लेंट्स की उस सारे को मर्ज कर दिया जाए सिटीजन पोर्टल में। तो ये फोन कॉल्स के जरिए से जो कंप्लेंट आती है, पोस्टल मेल के जरिए से, इलेक्ट्रॉनिक मेल के जरिए से, वॉक इन विजिट टू ऑफिस, कुछ कंप्लेंट लेके फिजिकली आपके पास आ जाते हैं, वेबसाइट पे, सोशल मीडिया, ये जितने भी जरिए से आपके पास कोई कंप्लेंट सिटीजन पोर्टल से हट के आती है तो आप उसको एक आइडेंटिटी देके आईडी उसको देके आप सिटीजन पोर्टल का उसको सिटीजन पोर्टल का हिस्सा बना देंगे। ये रिक्वायरमेंट है यूजर्स गाइडलाइन मैनुअल की, और पर्पस इसका ये है कि पीएम ऑफिस के नॉलेज में ये बात रहे कि सिटीजन पोर्टल के अलावा जो है कंप्लेंट्स वो कैसे आती हैं और कौन कौन सी कंप्लेंट है, वो जब आप उसको कंप्लेंट आईडी करके सिटीजन पोर्टल पे डालते हैं तो वो भी फिर सिटीजन पोर्टल का हिस्सा बन जाती है। और इसका एक पर्पस ये भी था कि बहुत सारे इलाके, मतलब अगर दूर दराज के इलाकों में नेट की फैसिलिटी नहीं है, वहां एजुकेशन का अभी वो लेवल सपोज नहीं, क्योंकि सिटीजन पोर्टल तो एक्चुअली पूरे पाकिस्तान के लिए है ना। पंजाब में ऑल्दो ये इशू एक्सेस वाला थोड़ा है, लेकिन बलूचिस्तान या सिंध के रूरल इलाकों में तो बहुत ज्यादा है। तो ये सारे उन्होंने पूरे पाकिस्तान को मद्देनजर रखते हुए ये फिर ऑप्शन रखे कि अगर एक दूर दराज के इलाके में कंप्लेनेंट आता है किसी असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर में, वहां उसके पास उसको वो ऐप को भी डाउनलोड करने की फैसिलिटी उसके पास नहीं है, वो जानता भी नहीं है, वो सीधा उसके दफ्तर में चला जाता है, एसीएस के ऑफिस में आ जाता है, तो या अपने एसी के, तो वो उसको डायरेक्टली कैसे कर सकता है, वो उसकी कंप्लेंट को फिर वो जो मुतलका डैशबोर्ड हैंडलर है उसको ये ऑप्शन दिया गया है कि वो उसको सिटीजन पोर्टल का हिस्सा बनाते हैं। ये है इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ पीसीपी डैशबोर्ड। ये उसके ये फीचर्स हैं, ये जो भी लोग हैंडल कर रहे हैं वो इसको देख सकते हैं। यानी ये उसके रिव्यू कंप्लेंट है, ऐड टू वॉच लिस्ट है,
आप किसी कंप्लेंट को आप ये समझते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है, इसको मैं अपनी निगरानी में रखना चाहता हूँ, ये इसके ऊपर सीएस पूछ सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब पूछ सकते हैं, तो आप उसको अहमियत देने के लिए, उसको ज्यादा अहमियत देने के लिए ऐड टू वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। ड्रॉप कंप्लेंट बाय द डैशबोर्ड यूजर। अब ये सारे उसके फीचर्स हैं जो डिफरेंट ऑप्शन हैं आपके। इसमें अब खैर कुछ नए भी ऐड हो गए हैं, एक दो फीचर गाइडेंस के हवाले से, वो मैं फिर बाद में आपको बताता हूँ। ये उसके फीचर्स, जब आप डैशबोर्ड खोलते हैं तो ये उसके फीचर्स हैं आपके डैशबोर्ड के। सॉरी, नेक्स्ट है जी पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल के सिटीजन अवेयरनेस के, ये इसकी अवेयरनेस के लिए एक शुरू में बड़ी फुल फ्लैज किस्म की एक कैंपेन लॉन्च की गई थी, दफ्तरों को भी हिदायत दी गई थी, फिर सर्कुलेट की गई कि वो अपने दफ्तरों में भी उसके फ्लेक्सेस वगैरह लगाएं, सोशल मीडिया पर और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर सिटीजन पोर्टल की थ्रू एडवर्टीजमेंट। और ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे मुस्तफीद होने के लिए और इन पर उनके इजी यूसेज के लिए, जो मैंने अभी आपको कहा कि सारे कंप्लेंट का जो सेल है उनको मर्ज कर दिया गया सिटीजन पोर्टल में, तो ये उसकी एक उसके मर्जर की एक वजह ये भी थी कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में अवेयरनेस। एफिशिएंसी एंड फॉलो अप मैकेनिज्म, ये भी यूजर्स गाइडलाइन मैनुअल में दिया गया है हर टियर के लिए, यानी चीफ सेक्रेटरी साहब से लेकर एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज, कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, जो भी अटैच डिपार्टमेंट्स, ऑटोनोमस बॉडीज, उसमें रिव्यू का एक फॉलो अप का और एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए एक मैकेनिज्म दिया हुआ है। और वो पूरा शेड्यूल है कि हर महीने किसी टीयर ने पहले हफ्ते में, किसी ने दूसरे में, किसी ने तीसरे में और किसी ने चौथे में वो एक रिव्यू मीटिंग करनी है अपने अपने महकमे की। तो ये फॉलो अप मैकेनिज्म है। जब आप ये करते हैं रिव्यू मीटिंग प्रॉपरली, रेगुलरली करते हैं, तो उससे रेजोल्यूशन रेट भी इंप्रूव होता है और सेटिस्फेक्शन लेवल भी इंप्रूव होता है। ये अभी मंथली रिव्यू मीटिंग जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि चीफ सेक्रेटरी साहब के लिए है कि उन्होंने रिव्यू मीटिंग करनी है ऑल डिवीजनल कमिश्नर्स की, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज की, आईजी पुलिस और डिप्टी कमिश्नर्स की एवरी थर्ड वीक ऑफ द मंथ। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हैं, उन्होंने एवरी सेकंड वीक ऑफ द मंथ। डिवीजनल हेड हैं या कमिश्नर्स, उन्होंने मीटिंग करनी है एवरी फर्स्ट वीक। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में डिप्टी कमिश्नर से मीटिंग करनी है वो भी फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ। तो ये शेड्यूल है बाकायदा। ये जो आपको स्लाइड नजर आ रही है, ये आप समझ लें कि कॉपी है उसकी, एक यूजर्स गाइडलाइन मैनुअल की, एक इंस्ट्रक्शन की, कि मंथली रिव्यू मीटिंग का शेड्यूल उन्होंने दिया हुआ है। इससे एफिशिएंसी भी इंप्रूव होती है, इससे रेजोल्यूशन रेट भी इंप्रूव होता है, इससे क्वालिटी रेजोल्यूशन में मदद मिलती है। जब कंप्लेंट की क्वालिटी रेजोल्यूशन होती है, रिड्रेसल की ग्रीवेंस की रिड्रेसल जब क्वालिटी बेस्ड होती है, तो ऑटोमेटिकली सिटीजन का जो फीडबैक है वो पॉजिटिव आता है और सेटिस्फेक्शन लेवल ऊपर चला जाता है। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस एवेल्युएशन एंड अकाउंटेबिलिटी। ये वो पहलू है, ये अभी पंजाब में नहीं हुआ, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट में उन्होंने ये जो प्रमोशन पॉलिसी है और जो अकाउंटेबिलिटी के जो उनका जो वो है सिविल सर्विस रूल्स 1973 फेडरल गवर्नमेंट वाले, उसमें उन्होंने अमेंडमेंट कर दी है। और ये परफॉर्मेंस सिटीजन पोर्टल की जो परफॉर्मेंस है और कारकर्दगी है, इसको उन्होंने एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, जो परफॉर्मेंस एवेल्युएशन रिपोर्ट्स हमारी होती हैं सरकारी मुलाजमों की हर साल, उसका हिस्सा बना दिया गया है बाकायदा। उधर तो अमेंडमेंट हो गई है, पंजाब में अभी ये अमेंडमेंट नहीं हुई थी बीच में। अभी इसके ऊपर वो अमेंडमेंट वाले पोर्शन पे, चूंकि ये पॉलिसी लेवल का काम होता है, लेकिन अभी इसके ऊपर फिर हमारे यहाँ जो अथॉरिटी ने इसको अभी इसमें वो नहीं हो सका। सिर्फ प्रोविंस फेडरल लेवल पे जो फेडरल लेवल के मुलाजमीन हैं, उनकी जो परफॉर्मेंस वैल्यूएशन रिपोर्ट होती है उसमें अब पीसीपी का वेटेज है, इसकी कारकर्दगी का, इसको क्वांटिफाई कर दिया हुआ है उन्होंने। और ये 4-5 चीजें हैं जिनके अगेंस्ट वो उसकी वो करते हैं क्वांटिफाई उनकी परफॉर्मेंस को, कि जिसने इस डैशबोर्ड है, अगर इसके पास डैशबोर्ड है था और इसने अपनी एसीआर में रिफ्लेक्ट किया हुआ है कि मैंने इतनी कंप्लेंट्स रिजॉल्व की हैं, तो फिर उसकी वो कारकर्दगी जो है सिटीजन पोर्टल के अगेंस्ट वो उसकी एसीआर का हिस्सा बन जाती है। लेकिन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पंजाब में अभी ये हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन का हिस्सा नहीं बना।
तो ये लाइव सिस्टम है आगे, ये जब आप चलाएंगे तो आपको पता चलेगा। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। अब अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो काइंडली। सर थैंक यू वेरी मच सर। मेरा क्वेश्चन है, दो तीन चीज़ें हैं जो मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ सर। मोहम्मद इरफान सर, ऑपरेटिव्स डिपार्टमेंट से। जी सर ये सिटीजन पोर्टल में जो ज़्यादा वेट और इम्पोर्टेंस दी गई है ना सर, वो मेरे नज़दीक ना कंप्लेनेंट को ज़्यादा दी गई है, और ऑफिसर्स जो है ना वो तो मतलब ना एक उनको कोई ऐसा वेट नहीं दिया गया इस मामले में। जैसे मिसाल के तौर पे सर, मेरे डिपार्टमेंट में डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद में टोटल 80 कंप्लेंट्स हैं। उन 80 कंप्लेंट्स में से सर 30 कंप्लेंट्स एक ही आदमी की हैं, डिफरेंट नोयत की, मतलब उसका अपना एक भी प्रॉब्लम उसका अपने जाति रिलेटेड नहीं है। 30 कंप्लेंट सर उसकी हैं जो मतलब किसी की दरवाजे के आगे कूड़ा पड़ा है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। जब मैंने अपने लोअर फॉर्मेशन को उसकी कंप्लेंट भेजी तो मुझे उसमें मेरे ऑफिसर्स ने लिख के भेजा कि सर ये बंदा हमसे इलीगल ग्रेटिफिकेशन डिमांड करता है कंप्लेंट्स क्लोज करने की। मतलब अच्छा जी, तो अब हम जो है ना जारी सी बात है उसको कोई ऐसा तो उसकी फेवर नहीं कर सकते बीइंग गवर्नमेंट ऑफिसर्स। उसकी सर 17 कंप्लेंट्स ऐसी थी जो जेन्युइनली हमने रिजॉल्व की, लेकिन क्योंकि उसका मोटिव कोई और था तो उसने उन रिजॉल्व कंप्लेंट्स के भी नेगेटिव फीडबैक्स दिए। और उसे हुआ ये कि हमारे डिस्ट्रिक्ट का 80% से सेटिस्फेक्शन लेवल 40% पे आ गया, और रिव्यू मीटिंग्स में डीसी साहब जो हैं जो वो हमारे बड़े हमसे नाराज हुए। फिर हमने उनसे उनसे ये रिक्वेस्ट की कि सर ये प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा आप अपने सेक्रेटरी साहब को लिखें। हमने अपने सेक्रेटरी साहब को लिखा। सेक्रेटरी साहब ने एक बाकायदा उसकी सर इंक्वायरी की। इंक्वायरी करने के बाद आपके सर दफ्तर को उन्होंने लिखा कि इसका आईडी कार्ड ब्लॉक किया जाए, लेकिन ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस या जैसे डाक पहुंच नहीं पाई, टिल डेट वो आदमी अभी भी एक्टिव है, और अभी रिसेंटली भी उसकी एक दो कंप्लेंट हमारे डिपार्टमेंट में चल रही है। ओके, तो सर इस मैं तरह इसका का कोई जवाब दूं? मैकेनिज्म, जी जी सर, इस तरह का कोई मैं मैकेनिज्म भी होना चाहिए सर। इसका मैकेनिज्म मौजूद है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है। ये बिल्कुल ऐसी बात ऑन अ नंबर ऑफ ओकेजन्स ये इंस्टांसेस हमारे पास आई हैं, और आपने जिस पर्टिकुलर केस का हवाला दिया है वो कंप्लेंट हमारे पास पहुंच चुकी है। आपके डिपार्टमेंट ने हमें वो लेटर लिख के बताया है कि इसको ब्लॉक किया जाए। बिल्कुल ऐसा ही है, आया है लेटर हमारे पास। आपने ये बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया है, उसको हमने एनालाइज भी किया। हमने डैशबोर्ड खोल के देखा, पहले खुद एनालाइज किया, एंड वी वर सेटिस्फाइड कि आपकी जो रिजर्वेशन और ऑब्जर्वेशंस हैं वो बिल्कुल रेलेवेंट हैं। तो इसका प्रोसेस फिर ये है, चूंकि ये पीएमडीयू ये जो सिटीजन पोर्टल है, चूंकि ये ऑपरेट होता है, इसका जो मदर ऑफिस है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हमने इसको ब्लॉकेड के लिए, इस सिटीजन के आईडी कार्ड आईडी ब्लॉकेड के लिए हमने वो आपका मामला पीएमडीयू पीएम ऑफिस के साथ टेक अप कर लिया। लेकिन वो अगेन फिर चूंकि हम इसमें सिर्फ उनको रेफर कर सकते हैं, फोन पे भी बात कर सकते हैं, चूंकि इसके ऊपर अमल दरामद दोनों ने करना है। अब आपकी बात के दो चीजें कि यस, पहली बात तो ये है कि इसमें ज्यादा वेटेज वाकई सिटीजन्स को ही है, एडमिटेडली ऐसा ही है, ये बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन क्या उनका वेटेज इतना ज्यादा है कि ऑफिसर्स जो हैं हमने उनको बिल्कुल मतलब उनके कदमों में डाल दिया है, या उनके आगे डाल दिया है कि जो मर्जी करें आप हमारे ऑफिसर्स के साथ? नो, ऐसा नहीं है। लेकिन एक प्रिविलेज उनका हमारी निस्बत अवाम का प्रिविलेज ज्यादा जरूर है। जब जिस तरह ये अभी आपने इंस्टांस किया, इसके फॉलो अप के लिए हमारी ये मेरे ख्याल नेक्स्ट वीक हमारी उनके साथ ऑनलाइन एक मीटिंग है पीएम ऑफिस के साथ। तो ये मामला खैर मैं उनसे दोबारा टेकअप करूंगा कि ये मामला हमने आपको फला तारीख को भेजा था, रेफर किया था, आपने अभी इसको ब्लॉक नहीं किया। तो ये सिटीजन पोर्टल जो है और यूजर्स गाइडलाइन मैनुअल जो है वो आपको ये तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है। लेकिन ये कि थोड़ा सा ना वो आपको थका के करता है ये काम, कि एक बंदा 25-30 दफा आपको तंग कर ले पहले, तो जब आपको 25-30 दफा तंग कर लेता है तो फिर हमारी आंखें खुलती हैं कि हाँ यार, पहली ही कंप्लेंट पे हम सिटीजन को ये प्रिविलेज है वैसे, कि वो जब एस्टेब्लिश कर देता है ना अपने आप को कि मैं एक प्रॉब्लमेटिक बंदा हूँ, तो फिर सिस्टम प्रोवाइड करता है कि उसको ब्लॉक कर दिया जाए। पहले 60 दिन के लिए ब्लॉक करते हैं, लेकिन अगर वो फिर बाज नहीं आता तो फिर उसको परमानेंटली ब्लॉक कर दिया जाता है। ऑप्शन इज देयर, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। यस, थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम।
जी, anybody else? No question? Clear है? Everything is clear? तो इसमें फिर जो चीजें सिस्टम में तीन चार चीजें जिनको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था कि आपको क्वेश्चन आंसर के लिए ज्यादा टाइम दे दिया जाए, वो चीजें फिर मैं आपसे एक अभी सिटीजन पोर्टल में 2 नए फीचर ऐड हुए हैं। एक तो 24/7 उन्होंने कॉल अब उधर एक सिस्टम बनाया कि वो कॉल वाला ऐड किया है कि इसके ऊपर अगर वो कोई बंदा या कोई कंप्लेनर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में कॉल करके ये कहता है या कोई नई कंप्लेंट का इदराज करवाता है या कॉल करके किसी इन प्रोसेस कंप्लेंट के बारे में ये कहता है कि ये सर मेरी कंप्लेंट को फलां ऑफिस में प्रॉपरली हैंडल नहीं किया जा रहा या मेरी कंप्लेंट जो है वो फलां ऑफिस में नहीं फलां ऑफिस में जानी चाहिए, तो इसके ऊपर पीएम ऑफिस ने 24/7 एक हेल्पलाइन उन्होंने एक करके अवाम के लिए, सिटीजन्स के लिए वो ओपन की है और उसको एक अलग कैटेगरी दी है। वो कॉल इन इंक्वायरी शायद उसका नाम है मेरा ख्याल। तो उसके ऊपर उसकी एक अलग फिर प्रायोरिटी है, उसकी एक अलग से अब वो उन्होंने मीटिंग शुरू कर दी है। अभी वो हमारे लेवल पे हैं, शायद आपसे कभी मीटिंग डायरेक्ट हुई हो, लेकिन वो चूंकि पीएम ऑफिस जब मीटिंग करता है तो वो जनरली सीएस ऑफिस को ऑन बोर्ड लेके ही करते हैं, सुबह पंजाब के हवाले से या किसी भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हवाले से। और एक अभी रिसेंटली उन्होंने एक नई चीज सर्कुलेट हुई है, वो शायद आपके पास पहुंची भी हो। एक गाइडेंस का उन्होंने फीचर ऐड किया है, गाइडेंस के हवाले से इसमें उन्होंने इसके अंदर 3-4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये हमने सर्कुलेट भी किया था तमाम फोकल पर्संस को। इसके ऊपर एक टास्क मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए से भी ये हिदायत दी गई थी और जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है सिटीजन पोर्टल के हवाले से, ऑल फोकल पर्संस ऑन बोर्ड हैं, उसके जरिए से वो था कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जितने भी अटैच डिपार्टमेंट हैं, ऑटोनमस बॉडीज हैं, वो अपने अपने दफातर में एक तो नंबर ऑफ जॉब्स हैं जो हम करते हैं अपने अपने ऑफिसेज में। बाद दफा मिसलेनियस की कैटेगरी हमारी जो असल जॉब डिस्क्रिप्शन है उससे भी बढ़ जाती है। डे टू डे हमारी जो असाइनमेंट्स हैं उनमें वो तब्दीली आती रहती है। वो जॉब डिस्क्रिप्शन का हिस्सा ना भी हो तो समटाइम्स वो जॉब डे टू डे जो हमारी एक्टिविटी है वो ज्यादा बढ़ जाती है रेगुलर जॉब डिस्क्रिप्शन से। तो गाइडेंस का एक उन्होंने फीचर ऐड किया है और उसमें फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के हवाले से एक लेटर सर्कुलेट किया था। ये हमने ऑल डैशबोर्ड हैंडलर को खैर वो आगे भेज भी दिया था। उसमें वो ये चाह रहे हैं कि बहुत सारे कामों के लिए जो फर्स्ट स्टेप है किसी सिटीजन का किसी ऑफिस में जाने के लिए, आप अपने जो मेन काम आप अपने अपने ऑफिस में परफॉर्म करते हैं, जो मेन ड्यूटीज आप अपने अपने ऑफिस में परफॉर्म कर रहे हैं, उन कामों के हवाले से हर जॉब के सपोज मैं एक मिसाल देता हूँ इसको क्लियर करने के लिए। पिछले दिन जो पोस्टपोन कर दिया सारा चीज समझने लगे अभी थोड़ा टाइम लग जाता ये अगर आप काइंडली ये माइक बंद कर दें, जब बोलना हो तो फिर हाथ खड़ा कीजिएगा। सर ये प्रेजेंटेशन बंद करें।